हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल एसएनडी स्टडी सेंटर पर। दोस्तों, आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, आज के इस सेशन में मैं बात करने वाली हूं बिहार एसएससी इंटर लेवल के जीके का प्रश्न है जो प्रीवियस ईयर है, ठीक है। उसी के बारे में आज ये फुल्ली डिटेल से चर्चा करेंगे, तो आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। दोस्तों, आपका पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि चंपारण सत्याग्रह का आरंभ कब हुआ था, ठीक है। आपके सामने चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है 1929, दूसरा ऑप्शन है 1917, तीसरा ऑप्शन है 1857 और चौथा ऑप्शन है 1946, ठीक है। इसमें से जो आपका सही आंसर है दोस्तों, वो आपका दूसरा नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 1917। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको ये बता रही हूँ कि 1917 में जो है चंपारण सत्याग्रह हुआ था, आरंभ हुआ था। और महात्मा गांधी के जितने भी सत्याग्रह हैं उन सभी सत्याग्रह में से जो चंपारण सत्याग्रह है वो पहला सत्याग्रह था, ठीक है। महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह की बात करें तो चंपारण सत्याग्रह था जो 1917 में प्रारंभ किया गया था। और इस सत्याग्रह में महात्मा गांधी ने क्या किया था कि जो नील की खेती कर रहे थे किसान, ठीक है, उन्हीं के हित में एक आंदोलन शुरू किया था जो चंपारण सत्याग्रह था। और इस सत्याग्रह के अंतर्गत जो है तिनकठिया प्रणाली के अंतर्गत नील की खेती करने वाले जो किसान हैं उनके हित में आंदोलन किया था, ठीक है। और इस प्रणाली के अंतर्गत क्या हुआ था ना कि जो कोई भी किसान हो वो किसान क्या करेंगे ना कि नील की खेती के 3/20 है ना, नील की खेती के 3/20 भाग जो है जमींदार के लिए खेती करेगा, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि अंग्रेजों के भारत में, ठीक है, क्या है क्वेश्चन आपका दूसरा कि अंग्रेजों के भारत के राज्यकाल में आखिर से एक पूर्व वायसराय कौन था। माने कि आखिर से एक पूर्व माने कि जो अंतिम शासन है उससे एक पहले वायसराय कौन था, ठीक है। पहला ऑप्शन है आपका माउंटबेटन, दूसरा है वेवेल, तीसरा है इरविन और चौथा है मिंटो। दोस्तों, यहाँ पे मैं बात करूँ तो आपका दूसरा नंबर जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, बेबल, ठीक है। क्योंकि बेबल जो है यहाँ पे अंतिम वायसराय से एक पहले वायसराय थे जो कौन थे, वेवेल थे, ठीक है। अगर अंतिम बात करें, अंतिम थे माउंटबेटन, ठीक है। अगर अंतिम की बात करें तो लॉर्ड माउंटबेटन जो है अंतिम वायसराय थे, ठीक है। और उन्हीं से एक पहले लॉर्ड बेबल थे, ठीक है। अगर गवर्नर की बात करें तो भारतीय गवर्नर जो है, भारत के पहले भारतीय गवर्नर वो सी राजागोपालाचारी थे, ठीक है, सी राजगोपालाचारी थे, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, तीसरा नंबर क्वेश्चन। अभिज्ञान शकुंतलम का प्रथम अंग्रेजी अनुवादक किसने किया। माने अंग्रेजी अनुवाद जो है किसने किया। अभिज्ञान शकुंतलम इसको आप लोग भली भांति जानते थे कि अभिज्ञान शकुंतलम जो है इनकी जो है कृति किसको जाता है तो कालिदास को जाता है, क्योंकि ये कालिदास की प्रसिद्ध रचना है, ठीक है। और ये जो है संस्कृत में होता है, ठीक है, संस्कृत में था। तो इसको प्रथम बार अंग्रेजी में अनुवाद कौन किया था, ठीक है, नेहरू ने किया था, या दूसरा ऑप्शन है चेतन भगत ने किया था, या तीसरा ऑप्शन है वारेन हेस्टिंग ने किया था, या चौथा ऑप्शन है आपका कि जॉन निकोलस ने किया था, ठीक है। इसमें से जो है आपका सही आंसर हो जाएगा, वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका 1789 ईस्वी में। कब दोस्तों, 1789 ईस्वी में जॉन्स है ना, विलियम जॉन्स ने अनुवाद किया था। 1789 ईस्वी में विलियम जॉन्स ने है ना इसका अभिज्ञान शकुंतलम का अनुवाद किया था अंग्रेजी में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे चौथा नंबर क्वेश्चन है कि अंग्रेजों ने बहादुर शाह द्वितीय को देश से निकालकर कहाँ भेज दिया है ना। अंग्रेजों ने बहादुर शाह द्वितीय को देश से निकालकर कहाँ भेज दिया था। पहला ऑप्शन है श्रीलंका, दूसरा ऑप्शन है नेपाल, तीसरा ऑप्शन है रंगून और चौथा ऑप्शन है काला पानी, ठीक है। तो देखिए 1757 की जो क्रांति हुई थी है ना, उसी में विद्रोहियों का साथ देने के कारण अंतिम जो मुगल बादशाह था बहादुर शाह द्वितीय, देखिए यहाँ पे बहादुर शाह द्वितीय जो है ये अंतिम मुगल शासक है, ठीक है, ये अंतिम मुगल शासक है, ठीक है। और यही अंतिम मुगल शासक जो है इसको क्या कर दिया गया था, देश से निकालकर कहीं भेज दिया गया था। क्यों, क्योंकि जो 1857 के जो विद्रोह हुआ था उसमें विद्रोहियों का साथ देने के लिए अंग्रेजों ने ऐसा किया था, तो गिरफ्तार कर लिया था। और रंगून जो है
वो वहाँ पे भेज दिया था। ये जो रंगून है आपका तीसरा नंबर ऑप्शन, यहाँ पे बहादुर शाह द्वितीय को भेज दिया गया था। ठीक है, उसके बाद 1862 में उनकी मृत्यु भी हो गई थी। ठीक है, अगर बहादुर शाह द्वितीय की बात करें तो 1862 ईस्वी में जो है इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका कि गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था। ठीक है, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों। यहाँ पे आपका पहला ऑप्शन है देहरादून में, दूसरा ऑप्शन है अमृतसर में, तीसरा ऑप्शन है तलवंडी में और चौथा ऑप्शन है लाहौर में। ठीक है, तो आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि ऑप्शन नंबर तीसरा जो है तलवंडी, वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए सिख पंथ का जो संस्थापक है ना, वो कौन, गुरु नानक। ठीक है, सिख पंथ का जो संस्थापक है वो गुरु नानक, और सिखों के प्रथम गुरु नानक देव है ना, सिखों का जो प्रथम है वो गुरु नानक देव। इनका जन्म जो है, गुरु नानक देव का जन्म 15 अप्रैल 1469 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, 15 अप्रैल 1469 ईस्वी में, कहाँ पे, कार्तिक पूर्णिमा के दिन तलवंडी, यानी कि वर्तमान में जो अभी ननकाना साहिब पंजाब पाकिस्तान में पड़ता है, वहाँ पे तलवंडी में हुआ था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कि गोवा से पूर्व पुर्तगालियों की भारत में कौन सी राजधानी थी। माने गोवा से पहले पुर्तगालिया का जो है भारत में कौन सी राजधानी थी। कोचिंग था, है ना, कोचीन था, या फिर मद्रास था, या फिर मुंबई था, या फिर पटना था। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे मैं आपको सही आंसर बताऊँ तो सही आंसर इसका कोचीन हो जाएगा, यानी पहला नंबर ऑप्शन है ना, कि गोवा से पहले पुर्तगाली की जो राजधानी थी भारत में वो कोचीन थी। ठीक है, देखिए पुर्तगाली की जो प्रारंभिक राजधानी वो कोचीन थी, हाँ वो मैं बता दी। ठीक है, और उसके बाद में जो राजधानी बना वो गोवा था। ठीक है, पुराना गोवा। ठीक है, उसके बाद फिर नोआ गोवा बना था। ठीक है, 3 राजधानी इनकी बनी थी, पहला कोचीन, फिर बाद में पुराना गोवा, और फिर उसके बाद में नोवा गोवा बना था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, अकबर के राज दरबार में कितने रत्न थे। ठीक है, अब बात करते हैं अकबर के राज दरबार में, तो कितने रत्न थे। 7 रत्न थे, क्या वो 9 रत्न थे, क्या 100 रत्न थे, क्या 24 रत्न थे। तो नहीं दोस्तों, इसमें से जो आपका दूसरा नंबर ऑप्शन है बी नंबर, है ना, दूसरा नंबर ऑप्शन जो है 9, तो 9 रत्न थे। अकबर के दरबार में जो है राज दरबार में 9 रत्न थे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगर मैं यहाँ पे 9 रत्न की बात करूँ कि कौन कौन थे वो 9 रत्न, है ना, 9 रत्न यानी कि 9 विद्वानों की बात करूँ तो 9 रत्न में से जो है नाम आता है अब्दुल फजल, है ना, अब्दुल फजल हो गए, फैजी हो गए, मियाँ तानसेन हो गए, राजा बिरबल हो गए, राजा टोडरमल, राजा मान सिंह, अब्दुल रहीम, है ना, खाना, फ़कीर अजीउद्दीन और मिर्जा आजिज कोका। ठीक है, तो ये जो 9 नाम आपको यहाँ पे सुनाई दिया वो सभी अकबर के राज दरबार के 9 विद्वान थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 8 नंबर क्वेश्चन है, किसने दाऊद को पटना और हाजीपुर से खदेड़ कर बाहर कर दिया। ठीक है, क्या अकबर ने खदेड़ कर बाहर कर दिया, क्या बाबर ने कर दिया, क्या हुमायूं ने कर दिया, या फिर जहांगीर ने कर दिया। तो हाँ दोस्तों, बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं कि अकबर जो है यहाँ पे है ना, अकबर जो है पहला नंबर ऑप्शन अकबर, ये क्या कर दिया था, खदेड़ कर दाऊद को बाहर कर दिया था। ये पहला नंबर ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 9 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि गुप्त वंश का अंतिम शासक था कौन था अंतिम शासक गुप्त वंश का। क्या पुरुगुप्त था, क्या विष्णुगुप्त था, या स्कंदगुप्त था, या कुमारगुप्त था। ठीक है, अगर गुप्त वंश के अंतिम शासन की बात करें दोस्तों तो विष्णुगुप्त थे। ठीक है, कौन थे, विष्णुगुप्त। ठीक है, जो दूसरा नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा कि विष्णुगुप्त जो है गुप्त साम्राज्य का अंतिम शासक थे। ठीक है, लगभग उन्होंने 10 वर्षों तक क्या किया था, है ना, जैसे कि 540 से 550 ईस्वी तक उन्होंने शासन किया। तो ये जो है 550 ईस्वी तक लगभग 10 वर्ष तक इन्होंने क्या किया था कि अंतिम शासक के रूप में उन्होंने शासन किया था। ठीक है, विष्णुगुप्त। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे 10 नंबर क्वेश्चन, बुद्ध से संबंधित अफसरों से जुड़े
बुद्ध से संबंधित अवसरों से जुड़े प्रतीकों में जो स्तूप है ना, प्रतीकों में जो स्तूप है इसका इसका प्रतीक है, किसका प्रतीक है, यानी स्तूप जो है वो किसका प्रतीक है। ठीक है, तो स्तूप जो है क्या मृत्यु के प्रतीक है, या पहला उपदेश का प्रतीक है, या जन्म का प्रतीक है, या गृह त्याग का प्रतीक है। तो दोस्तों इसमें जो पहला नंबर ऑप्शन है आपका मृत्यु। ठीक है, तो मृत्यु का जो प्रतीक है वो स्तूप है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 कि नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया था। ठीक है, क्या मोतीलाल नेहरू ने प्रारंभ किया था, क्या जवाहरलाल नेहरू ने प्रारंभ किया था, या इंदिरा गांधी ने प्रारंभ किया था, या राजीव गांधी ने प्रारंभ किया था। दोस्तों इसमें जो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दूसरा जो है जवाहरलाल नेहरू, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यानी कि नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र है तो इसकी जो प्रारंभ है जवाहरलाल नेहरू ने किया था 1938 में लखनऊ में। ठीक है, 1938 में लखनऊ में, है ना, लखनऊ में इनका जो है प्रारंभ किया था। और अगर पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात करें तो ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री भी बने थे, है ना, क्या बने थे, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, है ना, प्रधानमंत्री भी बने थे। और ये जो समाचार पत्र है जैसे ही 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ उसी के दौरान इस पर प्रतिबंध लग गया था। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 है मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के कार्यकाल में कौन था। क्या वो आक्रमणकारी था, क्या राजदूत था, या पुजारी था, या मंत्री था। तो दोस्तों इसमें जो आपका दूसरा नंबर ऑप्शन है राजदूत, ये बिल्कुल सही हो जाएगा कि मेगास्थनीज जो है चंद्रगुप्त के मौर्य काल में क्या था, एक राजदूत था। ठीक है, देखिए एक यूनानी सम्राट था जिसका नाम था सेल्यूकस। ठीक है, एक यूनानी सम्राट था जिसका नाम क्या था, सेल्यूकस नाम था। ठीक है, सेल्यूकस नाम था और इसने क्या किया था, भारत में राज अपना विस्तार करने की इच्छा से भारत पर आक्रमण किया था। कब, 305 ईस्वी में, है ना, 305 ईस्वी में क्या क्या 305 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण कर दिया था। ठीक है, लेकिन संधि की वजह से विवश होना पड़ा उनको और आक्रमण ज़्यादा नहीं चली। उसी संधि के अनुसार ये पता चला कि मेगास्थनीज नामक राजदूत जो है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, यानी कि ये जो राजदूत है मेगास्थनीज एक राजदूत है ना, और कहाँ पे, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। ठीक है, अब चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया और ये जो मेगास्थनीज है ना, तो इनकी एक रचना भी है, इनकी एक ग्रंथ भी है जिसका नाम क्या है, इंडिका। किसका क्या नाम है, इंडिका नाम है। तो इंडिका नामक जो ग्रंथ है उसकी जो रचना है मेगास्थनीज ने किया था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे कि गुरु गोविंद सिंह की शिक्षा कहाँ हुई और उन्होंने पर्शियन कहाँ सीखा। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह की शिक्षा कहाँ हुई और वे पर्शियन जो है वो कहाँ सीखे। तो ये पहला ऑप्शन है आपका लाहौर में सीखे, दूसरा है अमृतसर, तीसरा पटना, या चौथा है अंबाला में। ठीक है, देखिए गुरु गोविंद सिंह की बात करें तो ये सिखों के 10वें गुरु थे। अगर गुरु गोविंद सिंह की बात करें तो ये क्या है, सिखों के 10वें गुरु हैं, है ना, सिखों के 10वें गुरु हैं और एक महान योद्धा थे। ठीक है, ये एक महान योद्धा भी थे, कवि भी और आध्यात्मिक नेता भी थे। ठीक है, खालसा पंथ की स्थापना इन्होंने किया था। ठीक है, 1699 में, है ना, कब, 1699 में इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी। किसका, खालसा पंथ। ठीक है, खालसा पंथ की स्थापना की थी। बैसाखी के दिन था और उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी। ठीक है, और ये इसका जो आंसर हो जाएगा अंबाला। ठीक है, अंबाला में इन्होंने पर्शियन को सीखा था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 14 है कि अमजद अली खान इसको बजाने के लिए जाने जाते हैं। माने कि नीचे जो आपका 4 ऑप्शन दिया हुआ है सरोद, सारंगी, सितार, तबला, इन चारों में से किसको बजाने के लिए वो जाने जाते हैं। तो आपका जो पहला नंबर ऑप्शन है सरोद, है ना, वो बिल्कुल सही हो जाएगा कि सरोद को बजाने के लिए अमजद अली खान जो है वो जाने जाते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कि अब्बाकस की खोज कब हुई, माने किसके दौरान हुई। क्या वो सांग सभ्यता काल के दौरान हुई, क्या ईरानी सभ्यता काल के दौरान हुई, क्या ग्रीक सभ्यता काल के दौरान हुई, या रोमन
सभ्यता काल के दौरान हुई। ठीक है, इसमें से जो आपका पहला नंबर ऑप्शन है सांग सभ्यता काल, ठीक है, तो इसी के दौरान जो है अब्बाकस की खोज हुई। अब्बाकस, ठीक है, अब्बाकस आप मैथ, ये जो वर्ड है मैथ से रिलेटेड है ना, जो अब्बाकस है, अब्बाकस, इसमें क्या होता है ना कि एक तरफ ऐसे स्लेट जैसा होता है और एक तरफ ये लगा हुआ रहता है ना वायर, और इसमें कुछ जो है इस प्रकार से लगी हुई रहती हैं, गोलियां लगी हुई रहती हैं, और इसको काउंट करके बच्चे क्या है सीखते हैं। तो ये अब्बाकस हुआ, ठीक है, और इस अब्बाकस का खोज जो है वो सांग सभ्यता काल में शुरू हुआ था। ठीक है, उसी के दौरान जो है शुरू हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, 16 नंबर क्वेश्चन है आपकी कि 18वीं शताब्दी में किस देश ने जर्मनी पर शासन किया था। 18वीं शताब्दी में जर्मनी पर शासन करने वाला देश कौन था? क्या वो इंग्लैंड था, ऑस्ट्रेलिया था, फ्रांस था या चीन था? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा तीसरा नंबर ऑप्शन फ्रांस, वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि फ्रांस जो है जर्मनी पर शासन किया था 18वीं शताब्दी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 17। भारत की दोनों लोकसभा यानी कि दोनों सदन है ना, भारत के दोनों सदन यानी कि सदन दो है ना, लोकसभा और राज्यसभा। तो लोकसभा और राज्यसभा में कोरम क्या है? कोरम के लिए कुल सदस्यों का कौन सा अंश आवश्यक है ना, कोरण के लिए कुल सदस्यों, जितने भी सदस्य होंगे उनमें से कितना अंश जो है आवश्यक है कोरम करने के लिए। ठीक है, क्या वो 1/20 है, क्या 1/10 है, क्या 1/5 है या 1/33 है? ठीक है, तो देखिए भारतीय संविधान के अनुसार लोकसभा और राज्यसभा में कोरम पूर्ति के लिए जितने भी सदस्य हैं कुल सदस्य का दशांश, कितना? कुल सदस्यों का दशांश जरूरी होता है, यानी कि 1/10, दशांश का है तो 1/10, तो इतना जो है सदस्य जरूरी होता है। यदि कि समय पर कोरम पूरा ना हो तो सदन को स्थगित कर दिया जाता है। ठीक है, अगर समय पर कोरम पूरा नहीं होता है तो सदन को क्या कर दिया जाता है? स्थगित कर दिया जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि साप्ताहिक चार्ली हेब्डो कहाँ से प्रकाशित किया जाता है? ठीक है, क्या वो लंदन से प्रकाशित किया जाता है, क्या वो पेरिस से किया जाता है या न्यूयॉर्क से किया जाता है या बर्लिन से किया जाता है? ठीक है, देखिए एक जो ये जो है चार्ली हेब्डो साप्ताहिक, ये एक प्रकार की पत्रिका है, एक प्रकार की क्या है? पत्रिका है, और ये जो है कहाँ से प्रकाशित किया जाता है? तो ये किया जाता है पेरिस से प्रकाशित। ठीक है, दूसरा नंबर इसमें जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा कि पेरिस से प्रकाशित किया जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो कार्टून होते हैं, कार्टून है ना, वाद विवाद चुटकुले पर विशेष बल देती है ये जो साप्ताहिक पत्रिका होती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि हिनी इसके द्वारा होता है, मतलब कि हिनी एक प्रकार का क्या है? रोग है। ठीक है, और ये जो है किसके द्वारा होता है? विषाणु द्वारा होता है, जीवाणु द्वारा होता है, कवक द्वारा होता है, या इसका कोई कारण हमको पता ही नहीं है। दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा है, जो जीवाणु द्वारा होता है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, हिनी इन्फ्लुएंजा ए वायरस का एक सब टाइप है। ठीक है, हिनी जो है, ये जो हिनी है ए वायरस का, इन्फ्लुएंजा ए वायरस का एक सब टाइप होता है। ठीक है, 2009 के ह्यूमन इन्फ्लुएंजा का सबसे सामान्य कारण था और 1918 में फैली महामारी स्पेनिश फ्लू के संबंध है इसी से। ठीक है, इसको अगर बात करें कि अगर इसको सार्वजनिक मीडिया के रूप में अगर देखा जाता है तो इसको बोला जाता है क्या? स्वाइन फ्लू के नाम से भी इसको संबोधित किया जाता है हिनी को। ठीक है, हिनी को स्वाइन फ्लू के नाम से भी मीडिया में प्रचलित है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कि यहाँ एक प्रसिद्ध साहित्यिक समारोह प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है, कहाँ पे? ठीक है, कहाँ पे ये आयोजित किया जाता है प्रतिवर्ष? तो जयपुर। ठीक है, पहला ऑप्शन आपका है जयपुर, दूसरा ऑप्शन है वाराणसी, तीसरा ऑप्शन है उदयपुर, तीसरा ऑप्शन है दिल्ली। आपको जो यहाँ आंसर हो जाएगा जयपुर।
ठीक है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा कि जयपुर जो है साहित्य उत्सव एक वार्षिक उत्सव है। ठीक है, यहाँ जयपुर में जो है एक वार्षिक उत्सव है। जो जयपुर कहाँ पे है? राजस्थान में है। जयपुर कहाँ पे है? राजस्थान में है। जो हर वर्ष कब? जनवरी में आयोजित होती। हर वर्ष जो है जनवरी की माह में आयोजित किया जाता है। ठीक है, हर वर्ष जनवरी के माह में आयोजित किया जाता है। ठीक है, 2006 ईस्वी में मामूली रूप से शुरुआत होने वाला यह उत्सव अभी एशिया में सबसे बड़ा साहित्यिक कार्यक्रमों में एक बन गया है। मतलब 2006 में जो है बहुत ही मामूली सा ये कार्यक्रम था, छोटा मोटा कार्यक्रम था, लेकिन अभी पूरे एशिया में बहुत ही जोरों शोरों से ये समारोह जो है वो आयोजित किया जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे कि उत्तर प्रदेश, ठीक है, क्या है आपके स्क्रीन पे कि उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल क्या है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। कमल, दूसरा है पलाश, तीसरा है गेंदा, चौथा है गुलाब। ठीक है, अगर राजकीय फूल की बात करें तो पलाश जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। दूसरा नंबर इसमें आंसर जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना, जिसे इसको क्या है ढाक और टेशु के नाम से भी जाना जाता है। पलाश को ढाक, है ना, क्या ढाक और टेशु, है ना, ढाक और टेशु के नाम से भी जाना जाता है पलाश को। ठीक है, उत्तर प्रदेश का राजकीय अगर पक्षी की बात करें तो राजकीय पक्षी कौन है? सारस है। राजकीय पक्षी सारस है। और पशु की बात करें तो बारहसिंगा है। पशु की बात करें तो है ना, पशु कौन है? तो बारहसिंगा है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर 22, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? ठीक है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या? देखिए, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो एक वन्य जीव अभ्यारण्य है। ये क्या है? एक वन्य जीव, है ना, वन्य जीव अभ्यारण्य है। इसमें वन्य जीव अभ्यारण्य है जो 880, है ना, कितना 880 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में क्या है फैला है। और यह जो है बिहार के पश्चिम चंपारण जिला में, माने वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान जो है कौन से कहाँ पे है? तो बिहार में। कहाँ पे है? बिहार में, है ना। अब बिहार के कहाँ पे? पश्चिम चंपारण, है ना, पश्चिम चंपारण जो जिला है वहीं पर स्थित है। ठीक है, पश्चिम चंपारण जिले में शिवालिक पर्वत श्रेणी के बाहरी सीमा में स्थित है। अब यहाँ पे पश्चिम चंपारण जिला हो गया और इसके शिवालिक पर्वत श्रेणी जो है उसी के बाहरी सीमा में जो है स्थित है। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। जो वीडियो आपको पसंद आया है उस पर आप ज़रूर कमेंट कीजिए कैसा लगा आपको ये वीडियो। ठीक है, एक लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों और मेरे उत्साह को ज़रूर बढ़ाइएगा, क्योंकि आपका एक लाइक का एक कमेंट से ही हम सब क्या उत्साहित होते हैं। दोस्तों मैं आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे से इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, ऐसा मैं उम्मीद करती हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा और सपोर्ट कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।